गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और चलिए आज से हम लोग जो है 69th बीपीएससी का जो तैयारी है उसको एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एकदम बेसिक यानी एकदम से बेसिक, मतलब जो लोग एकदम पहली बार हैं उनको भी ऐसा नहीं लगेगा जो कुछ अटपटांग उटपटांग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले जो है हम लोग 8-10 हज़ार क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वगैरह लाइट प्रॉपर वे में मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो जब तक मैनेज होता तब तक मैंने सोचा कि चलो क्लासेस तो चलती रहनी चाहिए, क्लासेस बंद नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि वेग कैसी राशि है। ये रहा हमारा कि वेग वेग जो है हमारा वो कैसी राशि है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वेग कैसी राशि है। तो ये राशि दो ही तरह की होती है, या तो सदिश होती है नहीं तो अदिश होती है। तो वेग जो हमारी है, वेग वेलोसिटी, इसको मिलाने के लिए क्या है, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो वेग कैसी राशि होगी, ये सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट प्रश्न आता है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। अब देखिए, संविधान जब बना तो उसकी एक पूरी प्रोसेस चली। तो वही कह रहा है कि संविधान पे अंतिम वाचन कब हुआ, यानी कि लास्ट टाइम में सब लोगों ने जब उसके ऊपर अपनी सहमति दी, जो भाषण हुआ वो कब हुआ। तो देखिए वो हुआ 26 नवंबर को, 26 नवंबर, 26 नवंबर। और कब हुआ, 1949 को हुआ, 1949 को, 19 नवंबर 1949 को हुआ संविधान के ऊपर में अंतिम वाचन। फिर हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। देखिए अब इसमें क्या ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, तो हमें अपने दिमाग से काम लेना है कि कौन सा है जो सबसे सक्रिय है। तो देखिए सबसे जो सक्रिय है ना वो है पोटेशियम। सबसे सक्रिय कौन सा है, पोटेशियम। ठीक है, वो थोड़ा सा स्पेस नहीं मिल रहा ज़्यादा लिखने का, लेकिन मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा जल्दी तो सही हो जाएगा। तो पोटेशियम जो है वो सबसे सक्रिय है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। अब बुद्ध और 5 सन्यासी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो है जब मैं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाता हूँ तो ये थोड़ा डिटेल से इसको बताता हूँ इस चीज़ को। खैर ये वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पर किया था इन्होंने। तो बुद्ध ने सारनाथ में, आप जाएंगे बनारस के साइड में, ज़्यादा दूर नहीं है सारनाथ, तो वहाँ पर देखेंगे मूर्तियाँ भी रखी हुई है 5 बौद्ध की जो साथ में बैठे हुए हैं। तिब्बती लगते हैं वो, शक्ल से आप देखेंगे तो तिब्बती जैसे लगते हैं। तो कहाँ की उन्होंने, तो सारनाथ में। कहाँ की, सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। अब एक और प्रश्न आता है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। देखिए बहुत अच्छी कृति है, किसकी है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। देखिए अगर थोड़ा सा भी ध्यान होगा ना तो ये व्यक्ति थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, इन्होंने लिखा था उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण। और ये सब क्या है, बहुत उत्कृष्ट साहित्यिक रचना है। ये क्या है, बहुत उत्कृष्ट साहित्यिक रचना है, इसलिए ये जो है बहुत खास है। अब ये है छठा नंबर, सौर मंडल की खोज किसने की। अब बताइए पूरा जो सौर मंडल है उसकी खोज किसने की, किसका नाम आता है कि हाँ भाई इन्होंने सौर मंडल को खोज निकाला। देखिए सौर मंडल की खोज जो है ना ये की कॉपरनिकस ने। किसने, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस, यहाँ से भाई सौर मंडल की खोज किसने की, कॉपरनिकस ने। ठीक है, कॉपरनिकस। अब चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि कॉपरनिकस रहने वाले कहाँ के थे। भाई मैं ही अकेला थोड़ी वन साइडेड करूँगा, आप लोग भी साथ में साथ ज़रूर इसमें अपनी सहभागिता दीजिए, वरना तो हम जो आगे की तैयारी कर रहे हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। अब देखिए भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। भारत में निर्मित पहला प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। प्रक्षेपण यानी कौन सा, रॉकेट को जिसने आसमान में छोड़ा था, है ना, रॉकेट को।
रॉकेट को जिन्होंने आसमान में छोड़ा था, तो ये प्रक्षेपण वाहन कौन सा था जिससे रॉकेट जो है पहली बार जो हमारा सेटेलाइट है वो गया था वहाँ पर, कौन सा था वाहन? एक बार इसी तरह बताइए, है ना, इस क्वेश्चन के ऊपर में एकदम टिके रहिए, बताइए कौन सा वाहन था वो। देखिए सबसे पहले जो था हमारे पास जो गया था प्रक्षेपण वाहन वो था SLV-3। SLV का फुल फॉर्म क्या होता है? V से व्हीकल, L से क्या होता है? स्मॉल लाइट व्हीकल होता है या क्या होता है? SLV का फुल फॉर्म मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। जो भी चीज़ है टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और उन कमेंट्स के ऊपर मैं क्या अपना मैं जवाब भी देता हूँ। आप जितने लोग हैं चैनल से जुड़े हुए उनको ये बात मालूम होगा। तो जो मैं पूछता हूँ उसके जवाब जरूर खोजिए, भले गूगल से खोजिए, कहीं सी बुक से खोजिए, लेकिन खोजिए पक्का ही, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो भारत में निर्मित पहला प्रक्षेपण उपग्रह वाहन कौन सा था? ये था SLV-3। 8वां क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? अब बताइए, जनसंख्या जो है वो बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, अभी भी है भाई। कहने के लिए बहुत कुछ है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमें जननांकीय लाभांश है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जनसंख्या हमारे लिए एक समस्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? मैंने जनसंख्या को समस्या बोला तो कई लोग हो सकता है कि नाराज हो जाएं। देखिए जनसंख्या को जब तक हम लोग कोई प्रोडक्टिव चीज़ में बदल नहीं पाएंगे तब तक तो वो समस्या ही है। अभी तक हम लोग अपनी जनसंख्या को प्रोडक्टिव जो है साइड में बदल कहाँ पाए हैं। तो बड़ी संख्या में जो हमारी जनसंख्या है वो अनएम्प्लॉयड है, हुड़दंगी जैसी बनी हुई है, तो ये सब है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है ये हमें बताना है। आप अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए। तो देखिए ये जो है ना, ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है ये स्वाभाविक है किसके अंदर होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री, ये किसके अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय ही काफ़ी कुछ करता है, जैसे कई सारे जो प्रोडक्ट हैं गर्भ निरोध के साधन वगैरह वो तो स्वास्थ्य मंत्रालय से ही मिलेंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर ही हमारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो काम करता है। आप हॉस्पिटल में जाइए कभी तो आपको गर्भ निरोध के काफ़ी साधन मुफ्त मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं होता तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का मामला जो है वहाँ पर हिल जाता। अब है वज्रायन बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता है? देखिए वज्रायन बौद्ध जो है ना वो तांत्रिक शाखा है। हम लोग जानते हैं महायान, हीनायान, वज्रायन। तो जो वज्रायन शाखा है उसमें क्या बोलते हैं? बौद्ध की संगनी है महात्मा बुद्ध की, उसको क्या कहा जाता है? तारा। क्या नाम है उसका? तारा। क्या नाम है? तारा। अब देखिए एक बड़ा फेमस है, जब मैं राजस्थान में था तो बनी ठनी की खूब चर्चा होती थी। बनी ठनी, तो बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? बनी ठनी, ठीक है, मतलब एक तरह का चित्र है, बड़ा फेमस है राजस्थान में, तो लोग बड़ा उसको लेते हैं। और वैसे भी मैं जहाँ पर था JCRC ग्रुप में, तो वहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। था तो पूरा टेक्निकल कॉलेज, लेकिन कल्चरल एक्टिविटीज़ भी पर्याप्त मात्रा में होती थी। तो हम लोग देखते हैं कि बनी ठनी जो है वो कौन सी शैली की है? तो ये है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली की है ये, किशनगढ़ शैली। बनी ठनी कौन सी शैली की है? किशनगढ़ शैली की है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि चलिए थोड़ा पेन बदल लेते हैं, है ना। अब यही तो सुविधा इस बोर्ड में है। अब 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? अब देखिए ये तो बहुत सिंपल सा मामला है कि भाई क्या पाया जाता है? 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है, पानी। 80% से ज़्यादा क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है हमारी कोशिकाओं में। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? भाई संविधान को कब पारित कर दिया गया? चलिए मैं इसमें क्या करता हूँ, डेट बताता हूँ, आपको ईयर बताना है। 26 नवंबर को, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम? संविधान दिवस। तो 26 नवंबर को जो है संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। ठीक है, संविधान सभा ने संविधान को पारित कर दिया। कब? 26 नवंबर को। कौन से साल में? संविधान दिवस भी इसी दिन मनाते हैं हम लोग, 26 नवंबर को ही। तो कौन से साल में किया ये मुझे बताइए नीचे में कमेंट बॉक्स में। अब BC क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं,
तो 1 to 20 का आप बड़ा अच्छा मार्क्स करके और जो चीज़ है वो बता सकते हैं। और कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही हो या ज़्यादा पसंद आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताइए एक बार कमेंट करके, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने शुरू किया है, ये सिस्टम, वो किसके लिए शुरू किया है? छात्रों के लिए ये शुरू किया है। ये सारा चीज़ किसके लिए है? छात्रों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। चले तो हम लोग अपने जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं और इन सबको इरेज कर दूं। तो अगला क्वेश्चन हमारा होता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? कि कोई भी वस्तु है वो अपनी अचर की अवस्था बनाए रखेगी जब तक कोई बाहरी बल उसके ऊपर लग के उसको गतिमान ना कर दे। ठीक है, तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा नियम बोलते हैं? इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। ये कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। बाहरी बल जब तक नहीं लगेगा वो चीज़ मूवमेंट नहीं करेगी। कौन सा नियम हो गया? जड़त्व का नियम हो गया। जब तक बाहरी बल नहीं लगेगा वो चीज़ मूव नहीं करेगी। अब ये है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? अब कलिंग के साथ युद्ध हुआ था, सब लोग जानते हैं, तो ये किस शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है? देखिए, अशोक का जो 13वां शिलालेख था ना, जिसमें इसका वर्णन किया गया है, उसकी कहानी अलग है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसका जो है 13वें शिलालेख में जो है इसका वर्णन मिलता है। किसमें? 13वें शिलालेख में। अशोक के कितने शिलालेख हैं, उसमें क्या क्या चीज़, क्या क्या बातें बोल रखी है अशोक ने, तो ये सब जो है जरूर जानना सबके लिए ज़रूरी है। 13वें शिलालेख में इसने क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने कर रखा है। अपना अलग हिसाब किताब है और भी चीज़ें हैं 13वें शिलालेख में। तो ये सब जो है आप मुझे एक बार दे के बताइएगा। वैसे जो कॉन्टेक्स्ट आएगा, ये तो फाउंडेशन क्लास है। यहाँ पे मैं ऐसा बच्चा जो पहली बार आ रहा है, जो 12th करने के बाद जो सोच रहा है तैयारी के लिए, या फिर जो लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें, उनके लिए मैं सबसे साधारण प्रश्नों की सूची लेकर के आया हूँ और कोशिश करूँगा कुछ प्रश्नों को विस्तार से भी बताऊँ। तो जहाँ जैसे आएगा मैं विस्तार से बताऊँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 13वें शिलालेख का मामला हो गया अशोक का। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? देखिए, लियोनार्डो दा विंची, उसका नाम सभी ने सुन रखा है। क्या नाम है? लियोनार्डो दा विंची। बहुत फेमस पत्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। बहुत कठिनाई से इनका जो है जीवन गुजरा। 16 साल की माँ थी इनकी मात्र जब इनका जन्म हो गया था, और बड़ी गरीबी के कारण उनकी माँ को किसी अमीर आदमी की रखेल बनना पड़ा। 2 बूंद दूध के लिए भी तरस गए लियोनार्डो दा विंची। इनकी अलग कहानियाँ हैं। तो इन्होंने काफ़ी जो है लाइफ में चीज़ों को देखा, और महान बनने के लिए जो है ना, रगड़ाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप रगड़ खा रहे हो तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है ना। निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है ना? कोई अगर आदमी बताना चाहें तो बताइए कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर जो है स्थित है? तो देखिए, ये जो है ना निक्स ओलंपिया सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये मंगल ग्रह पे है। ठीक, ये क्या है? मंगल ग्रह पर है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न जो है कई बार छकाने के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में आएंगे। तो अगर देखिए पास होना है एग्ज़ाम में तो औरों के अपेक्षा 2-4 प्रश्न ही ज़्यादा करने होते हैं। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 3 नंबर के डिफरेंस से 50% लोग थे, मतलब 50% लोग थे जिनको अगर मार्क्स आ जाता 3 नंबर के करीब करीब ही, 3 मार्क्स ही, तो वो सब क्वालिफाई कर जाते BPSC 67। लेकिन 3 नंबर ही नहीं आ पाया तो बेचारे वो सब खिसा गए। 50% लोग, आधे लोग, कितना 3 नंबर का डिफरेंस। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम सर पीटते रहिए, नहीं, रेगुलर स्टडी करते रहिए, आराम से स्टडी करते रहिए। 3 नंबर का डिफरेंस क्यों लाना, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस ले आना है। आगे देखते हैं, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? अब बताइए, मोनालिसा नाम की चित्र की रचना किसने की? तो ये देखिए फिर क्या है, मोनालिसा रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची होगा। इसमें भी क्या होगा? लियोनार्डो दा विंची
मैं लिख नहीं रहा हूँ, वही एक ही स्टोरी है, रिपीट क्वेश्चन हो गया। लियोनार्डो दा विंची इसमें भी है। 18वां नंबर क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशुओं को शामिल किया जाता है? ये देखिए कितने वर्ष के पूर्व, इसका जो सही जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 1 वर्ष पूर्व। बच्चे 1 वर्ष पूर्व अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसको शिशु मृत्यु दर में गिनेंगे इसको 1 वर्ष पूर्व। काफ़ी कठिन होता है बच्चों के जन्म के 1 वर्ष तक का समय, बड़ा उसको बचा के रखना पड़ता है। पहली सर्दी, पहली गर्मी, ये सब बहुत डिस्टर्ब का चीज़ होता है उनके लिए, बच्चों के लिए। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? और अब देखिए इसमें कालखंड तो दिया नहीं गया है कि बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अधिकांश जो हमारा प्रश्न है वो ऐतिहासिक प्रश्न है, ठीक है। तो बाजार का निरीक्षक जो था ना, उसको सहनाए मंडी कहा जाता था मध्यकाल में, सहनाए मंडी, उसी समय ये सब वर्ड निकले थे। इसको थोड़ा सा डिटेल से भी बताऊंगा मैं। तो ये कहा जाता है सहनाए मंडी, किसको? बाजार निरीक्षक को। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? भाई इसको तो छोड़ना ही नहीं है इस तरह के क्वेश्चन को। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? बिहार की। अब देखिए मेरा ये दावा है कि ये क्वेश्चन अगर बीपीएससी ने भी पूछ लिया ना तो कम से कम 1 लाख लोग होंगे ना जो इसको गलत करके आएंगे। मैं जो बता रहा हूँ, मैं कुछ अनहोनी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो शामिल हो रहे हैं एग्ज़ाम में वो एक भीड़ है, उनका ना पढ़ाई के प्रति रुझान है और ना ही किसी और चीज़ के प्रति। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों तैयारी के लिए तो वो लोग रेगुलर रहिए, भीड़ देख के घबराइए नहीं। भीड़ तो भीड़ ही है, तो वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, वो खुद अपना टाइम पास कर रहे हैं भीड़। क्योंकि भाई हमारे पास क्या है हमारे देश में कि हमने अपना ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर वे में मैनेज नहीं किया है। तो कोशिश है कि मैनेज हो जाए। हैंडराइटिंग बोर्ड पे मैं थोड़ा सा सुधारूंगा, थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी लेकर के आऊँगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। और अभी ये इन प्रश्नों को एक बार जो है वो आप देख लीजिए, यूँ ही देख लीजिए इन प्रश्नों को और देखिए कि आपके अब कितने प्रश्न जो है वो बन रहे हैं। यहाँ से शुरू करिए। अब देखिए कि अभी आपने वीडियो देखा है, अब आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से, इसको आप देख लीजिए। अब देख लीजिए कितने प्रश्न बन रहे हैं आपके, ठीक है। कितने प्रश्न बन रहे हैं आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।